हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार 5 अगस्त को गिरती है तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं 1971 की वॉर थी, राइट। और जब अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक ट्वीट करते हुए नजर आते हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश के पॉलिटिशियन बहुत गुस्साए हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत फ्यूरियस हैं और क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजय दिवस यानी कि 1971 को वॉर को सेलिब्रेट करना या उसको कमेमोरेट करने के लिए जो हम विजय दिवस बनाते हैं दिसंबर 16 को, जिसपे इंडिया ने जीत दर्ज की थी पाकिस्तान के ऊपर, राइट। मैं बात कर रहा हूं 1971 वॉर की, और उसी के रिगार्डिंग वो एक ट्वीट करते हुए नजर आते हैं जिसकी वजह से बांग्लादेशी पॉलिटिशियन बहुत फ्यूरियस हैं और उस स्टेप को, उस ट्वीट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। हेलो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि शेख हसीना की सरकार कैसे गिरी, 1971 क्या रीजन है, क्यों 1971 अब न्यूज में आया, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। और ब्रीफली हम पूरा 1971 वॉर को भी जानेंगे कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या, राइट। तो प्लीज आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, आप इस पर कमेंट कीजिए, इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। क्योंकि जैसा कि हम करंट अफेयर्स में हम पूरा बैकग्राउंड कवर करके लाते हैं आपके लिए, जिससे कि आप पूरा कॉम्प्रहेंसिवली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, चाहे से वो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या फिर आप जनरल मासेस हैं, राइट। तो ऐसा क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्या ट्वीट किया विजय दिवस पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 1971 की वॉर जिसमें हमने जीत दर्ज की पाकिस्तान के ऊपर, उसको सेलिब्रेट, उसको कमेमोरेट करने के लिए हम विजय दिवस मनाते हैं। तो लेट मी शेयर यू दैट ट्वीट विच वेंट वायरल। तो हुआ ये कि वो ट्वीट में ये कहते हुए आते हैं कि विजय दिवस पे मैं ऑनर करता हूं या फिर मैं रेस्पेक्ट करता हूं जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने फाइट करी 1971 में, और जिस तरीके से हमारा अनवेवरिंग रिजॉल्व था जिससे कि हम उस युद्ध में जीत दर्ज कर पाए। बट होता यह है कि कहीं भी यहां पे बांग्लादेश का नाम नहीं आता। वो एक्सप्लिसिटली और क्लियरली ये मेंशन नहीं करते कि बांग्लादेश वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड और वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थी। अब इसके पीछे कोई डिप्लोमेटिक, आप कह सकते हो डिप्लोमेटिक ये स्टेप है, या फिर जिस तरीके से बांग्लादेश अभी इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, और इंडियन गवर्नमेंट बार बार अर्ज करता हुआ आया है कि प्लीज आप इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, आप एनवायरनमेंट को पॉलिटिकल स्टेबल बनाइए। जिस तरीके से आप स्पेशली हिंदू माइनॉरिटीज पे आप अटैक देखते हुए मिलते हैं, जहां पे आप वेंडलिज्म देखते हुए मिलते हैं, आपको इंटेंशनली आप देखेंगे कि हिंदू टेंपल्स को डैमेज किया जा रहा है। और ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू पे भी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस पे भी आपको रिलीजियस परसिक्यूशन देखने को मिलते हैं, राइट। तो इस ट्वीट में जो बांग्लादेश जो है, ढाका है, वो अनहैप्पी है और वो कहता हुआ नजर आता है कि इट वाज नॉट इंडियाज विक्ट्री, इंडिया वाज जस्ट एन एलाय। ठीक है, क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस इस वॉर को अपना फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं, ना कि इंडिया की जीत। सिर्फ ये कहते हुए नजर आते हैं इंडिया ने हमें सपोर्ट किया था, चाहे से वो मिलिटरीली हो, चाहे से वो स्ट्रैटेजिकली हो। ये बात कहते हुए वो नजर आते हैं, जैसा कि आप इन न्यूज आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि इंडिया वाज जस्ट एन एलाय ओवर पीएम मोदीज विजय दिवस पोस्ट। अब आगे बात करेंगे कि बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस ने भी क्या कहा, और मैं उससे पहले आपसे बात करूंगा 1971 वॉर के बारे में कि किस तरीके से पूरी सारी सिचुएशन वहां पे घटित होती है, राइट। तो अगर आप अनअकैडमी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ में, YUVI50 का कोड यूज कर सकते हैं जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ में 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, दैट इज 18 मंथ्स। सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स। ठीक है, सेम अभी अनअकैडमी में प्रतिष्ठा है, आपके पास में चांस है, ऑफर आज एंड हो रहा है। आप स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, मेंटरशिप सब जीत सकते हैं। आप जाइए अनअकैडमी ऐप पे, अपने आप को रजिस्टर कीजिए एंड स्पिन दिस व्हील। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि शेख हसीना की सरकार 5 अगस्त को गिरती है क्योंकि उस टाइम पे हो रहा होता है एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट, और जिसका कारण कहीं ना कहीं 1971 वॉर में छुपा है। जब 1971 की वॉर होती है और बांग्लादेश जो है, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, राइट, दिस इज ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब करंटली बांग्लादेश कहा जाता है, उस टाइम पे वो लिबरेट होता है। ठीक है, और जो उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, मुक्ति बाहिनी जिसको हम बोलते हैं, बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि
जिन्होंने फाइट किया, ठीक है, उन फ्रीडम फाइटर्स ने 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया। तो ये कहा जाता है कि जो भी गवर्नमेंट कोटा होगा उसमें 30% रिजर्वेशन इन फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों का रहेगा, डिसेंडेंट्स का रहेगा। उस वजह से ये प्रोटेस्ट देखने को मिलता है और एक बार के लिए 2018 में इस प्रोटेस्ट को अबॉलिश भी कर दिया गया, इस कोटा को अबॉलिश भी कर दिया गया था, बट फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा रिवाइव कर देती है और उसके बाद में शेख हसीना की सरकार में हमें दोबारा से प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। और इन प्रोटेस्ट को, जिनका कारण 1971 के जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके वंशजों को रिजर्वेशन देना था, उसकी वजह से ये स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट होता है, बट बीच में इसको रेडिकल फोर्सेस हाईजैक कर लेती हैं और जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार गिर जाती है। और तब से आप देखेंगे कि हिंदू माइनॉरिटीज पे बहुत सारे अटैक देखने को मिल रहे हैं, टेम्पल्स जो हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको वेंडलाइज किया जा रहा है। और साथ साथ में अभी रिसेंटली जब हमारे हिंदू प्रीस्ट जो थे इस्कॉन के, चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट कर लिया जाता है और काफी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस, वो ये कहते नजर आते हैं कि इनको डेथ सेंटेंस दे देना चाहिए। साथ साथ में अभी रिसेंटली कुछ फैक्शंस हैं बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस के, वो ये क्लेम करते हुए नजर आते हैं कि वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है वो हम बांग्लादेश में एनेक्स कर लेंगे, जो कि मैंने अभी अपने लेक्चर्स में कवर भी किया है। तो अब 1971 वॉर से पहले होता क्या है, जो पाकिस्तान होता है, आपको पता है जैसे पार्टीशन होता है तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है, तो जो पार्टीशन होता है उसमें ये वाला रीजन जो है वेस्ट पाकिस्तान, राइट, वेस्ट पाकिस्तान जो होता है, ये वाला वेस्ट पाकिस्तान रीजन होता है, ये ईस्ट पाकिस्तान, जिसको करंटली आज हमें इसको पाकिस्तान बोलते हैं और इसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, राइट। 1971 के ये सिचुएशन होती है और आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकली अगर इनका डिस्टेंस देखेंगे तो अराउंड ये 1600 किलोमीटर का इसमें आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से काफी टाइम पर काफी चीजों में बहुत रुकावट आती थी ऑपरेशंस की वजह से। बट मेन रीजन 1971 वॉर का ये नहीं था। मेन रीजन क्या हुआ, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, पहले इनका हुआ पॉलिटिकली मार्जिनलाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकली इनका मार्जिनलाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो पॉपुलेशन थी, 55% ऑफ पॉपुलेशन यहां रहती थी और 45% पॉपुलेशन यहां रहती थी। अब 55% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जो पॉलिटिकली पावरफुल जो ज्यादा लोग थे, जो सेंटर पे ज्यादा पावरफुल थे, वो थे वेस्ट पाकिस्तान के लोग और स्पेशली जो रूलिंग एलिट्स थे वो ज्यादातर पावरफुल थे। पहली चीज तो पॉलिटिकली मार्जिनलाइजेशन होना, दूसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होना। जब आप पॉलिटिकली पावरफुल होते हो तो होता क्या था कि मोस्टली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा होता था वेस्ट पाकिस्तान में, बट पैसा कहां से आता था? पैसा आता था ईस्ट पाकिस्तान से, बिकॉज ऑफ जूट इंडस्ट्री जिस तरीके से वहां पे फ्लरिश कर रही थी। तो दूसरा क्या हुआ? दूसरा कारण हुआ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा कारण था जिस तरीके से कल्चरल और लिंग्विस्टिक सप्रेशन हुआ, राइट, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में मुख्यतः प्राइमरीली बंगाली बोली जाती थी, बट वेस्ट पाकिस्तान चाहता था कि हम यहां पे उर्दू को इंपोज करें और यहां पे जो बंगाली लैंग्वेज है उसको सप्रेस किया जाए। इन कारणों की वजह से जो है ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से दूर होता हुआ नजर आता है। बट ट्रिगर पॉइंट क्या था मैं बताऊं तो एक या दो ट्रिगर पॉइंट थे। 1970s में आवामी लीग, जिसको हेड करते हैं आपके शेख मुजीबुर रहमान, राइट, शेख मुजीबुर रहमान जो है वो आवामी लीग को हेड करते हैं और जब वो उस आवामी लीग को हेड करते हैं तो उसके बाद में जो इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पे वो एक हिस्टोरिक विन जीतते हैं, 167 आउट ऑफ 169 सीट्स जीतते हैं ईस्ट पाकिस्तान में और उनके पास में मैंडेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का। बट होता यह है कि जो रूलिंग एलीट है, राइट, जो रूलिंग एलीट्स होते हैं, ये इलेक्शन के सीन देखते हैं, रूलिंग एलीट्स जो होते हैं स्पेशली वहां पे जो जनरल होते हैं याया खान, साथ साथ में जो जुल्फिकर भुट्टो होते हैं, वो साथ साथ में रिफ्यूज कर सकते हैं कि हम पावर नहीं देंगे, क्योंकि दे वर स्केर्ड, उनको डर लग रहा था कि जो उनका पावर है, जो उनका कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद में इनिशिएट होता है क्या? उसके बाद में इंडिपेंडेंट मूवमेंट इनिशिएट होता है जिसमें कहा जाता है कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम एक अपना अलग देश बनाएंगे। और फिर उसके बाद में आता है ट्रिगर पॉइंट, राइट, उसके बाद में ये आप याया खान देख लीजिए, ये जुल्फिकर भुट्टो, उसके बाद में आता है ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट होता है सर्च लाइट ऑपरेशन, जिसमें पाकिस्तानी आर्मीज जो हैं वो मास किलिंग करती हुई नजर आती हैं, जिसमें आप जैसे वो आप स्टूडेंट्स ले लीजिए, सिविलियंस ले लीजिए, इंटेलेक्चुअल्स ले लीजिए, उनकी मास किलिंग्स होती हैं। सेक्सुअल वायलेंस हमें वहां पे बंगाली वुमेन्स के अगेंस्ट देखने को मिलता है, बिकॉज इट वॉज अ बंगाली इंडिपेंडेंट मूवमेंट। और आप कह सकते हो कि वहां पे ईस्ट पाकिस्तान की फॉर्मेशन, जो ईस्ट पाकिस्तान होता है उसको बांग्लादेश की फॉर्मेशन के लिए वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलाया जा रहा होता है। और उस वजह से होता क्या है कि ऑपरेशन सर्चलाइट होता है, जिसको जीनोसाइड भी कहा जाता है, जिसमें लगभग 3 लाख से लेकर 30 लाख लोग की जान जाती है। फिर उसके वजह काफ़ी रेफ्यूजीज जो हैं वो इंडिया की तरफ अपना रुख करते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये होता है ट्रिगर पॉइंट ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसके बाद में ये वॉर छिड़ जाती है। अब आप पूछेंगे कि इंडिया इन्वॉल्व क्यों हुआ? तो पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान प्रीएम्प्टिवली हमारे जो एयर बेसेस हैं वहां पे अटैक कर देता है, जिसमें कि इंडिया डिक्लेयर कर देता है कि नाउ वी आर इन दिस वॉर। अब बाकी सिनेरियोस की अगर मैं आपसे बात करूं
तो ये अब मैं बताऊंगा कि जिस तरीके से इकोनॉमिक और सोशल बर्डन इंडिया पे पड़ रहा था, जिस तरीके से रेफ्यूजीज जो है वो वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा के अंदर आते जा रहे थे, राइट, वो तो इकोनॉमिक सोशल बर्डन था। फिर अगर आप जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन भी देखें तो जिस तरीके से इंडिया के आसपास का जो एनवायरनमेंट है अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो इंडिया हमेशा एक थ्रेट में रहेगा, एक इनसिक्योरिटी में रहेगा। तो वो ये सोचता है कि अगर हम इस टाइम पे बांग्लादेश की हेल्प करते हैं, राइट, कौन सी बांग्लादेश की हेल्प, अब वो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन तो है, बट उस टाइम पे जो सिचुएशन बांग्लादेश में थी, जिस तरीके से रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स होना, मास किलिंग्स हो रही हैं, एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो इंडिया ने कदम लिया कि हम इनकी हेल्प करेंगे। पहले इंडिया नहीं चाहता था, तो एक ये सिचुएशन भी थी, साथ साथ में जिस तरीके से हमारे एयर बेसिस पे अटैक किया गया और जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी उसके तहत हम फिर उसके बाद में पाकिस्तान जो है उसको हम डिफीट करते हुए नजर आते हैं। और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी। और ये आप फेमस अपने फोटो देखी होगी जहां पे एग्रीमेंट साइन किया जाता है और कहा जाता है कि सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था जब अराउंड 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, है ना, दिसंबर 16 को। इट वाज अराउंड 13 डेज की वॉर चली थी और ये जो फोर्सेस थी जनरल ए नियाजी के द्वारा लेड की जा रही थी व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, राइट, और ये सरेंडर करते हुए नजर आते हैं और फिर उसके बाद में बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया जाता है। तो जब इंडिया ने बांग्लादेश की उस टाइम पे हेल्प करी, राइट, सपोर्ट किया कि जो भी आप एट्रोसिटी से गुजर रहे हो, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, हम नहीं चाहते कि आप फेस करें। और जिस तरीके से हमारे एयर बेसिस पे भी अटैक होता है उस वजह से इंडिया इन्वॉल्व हो जाता है और फिर उसके बाद में निर्माण होता है बांग्लादेश का, ये पाकिस्तान का और ये इंडिया का। बट अभी प्रेजेंट टाइम्स में जो रिश्ते बहुत अच्छे थे शेख हसीना की सरकार में, अभी वो खराब हैं। जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट और केयर टेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस के तहत, क्योंकि कहीं ना कहीं रेडिकल फोर्सेस, रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस जो हैं वो अपनी जड़ें वहां फैला रही हैं। जिस तरीके से आप हिंदू माइनॉरिटीज पे अटैक देखेंगे, जिस तरीके से बार बार जब प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया कि आप जो है कोई ना कोई स्टेप लीजिए जिस तरीके से ये रिलीजियस परसिक्यूशन रुक पाए, ठीक है। और अब बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग जो मेंबर्स हैं आपके केयर टेकर गवर्नमेंट के, वो भी काफी क्रिटिसाइज करते हुए आते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ट्वीट लिखी और वो कहते हैं कि बांग्लादेश को आपने कंसीडर भी नहीं किया। तो आसिफ नजरुल हैं जो कि लॉ एडवाइजर है मोहम्मद यूनिस के, तो वो स्ट्रांगली कंडेम करते हुए नजर आते हैं और ये बोलते हैं कि इंडिया इज जस्ट एन एलाई इन दिस विक्ट्री। वो हमारे सिर्फ सपोर्टर थे, ये हमारी वॉर थी और कहीं ना कहीं ये जो है शेकी फाउंडेशन है ऑफ बांग्लादेश ग्रोथ। फिर हसनत अब्दुल्ला, ये तो वो हैं जो बोलते हैं कि इस्कॉन को बैन कर दीजिए और जो चिन्मय कृष्णदास है उनको डेथ सेंटेंस दे दीजिए। ये बोलते हैं कि ये बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थी, ये बांग्लादेश का फ्रीडम स्ट्रगल था, इंडिया सिर्फ हमें सपोर्ट कर रहा था एंड इट वाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। बट जिस तरीके से मोदी ने ये बोला कि इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट, तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीटली जो बांग्लादेश का स्ट्रगल है उसको इग्नोर करते हुए नजर आते हैं, ऐसा इन्होंने ट्वीट में लिखा है। और फिर उसके बाद में आपके इशरक हुसैन हैं जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हैं, वो भी स्ट्रांगली कंडेम करते आते हैं और बोलते हैं कि मैं प्रोटेस्ट करता हूं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इसे सिर्फ इंडिया की वॉर समझा, इंडिया का स्ट्रगल समझा, बांग्लादेश का स्ट्रगल नहीं समझा। इट क्लियरली अंडरमाइन आवर लिबरेशन वॉर, आवर सॉवरेनिटी, आवर माइंडनेस एंड आवर डिग्निटी। तो इस तरीके से अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी सिचुएशंस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिल रही है। और अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन सुधरेंगे जब तक कि बांग्लादेश में आपको इलेक्शंस देखने को नहीं मिलते। अगर आपने मेंस क्लियर किया और फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जाके एनरोल कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, उससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। एंड thank you very much for giving me precious time. Stay safe, stay happy. Shaba khair.